Hello everyone, myself Dr. Noor Jahan. I am Associate Professor of Political Science from MS College बीकानेर, BA Part 1 सेक्शन बी की क्लास के लिए मैं आज जो नए टॉपिक पर बात करूंगी वो है वेलफेयर स्टेट या लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य यानी राज्य का जो राज्य की जो प्रकृति है, नेचर है, वो लोक कल्याण है, जनता का हित है। कैसे पहले भी कोई ऐसा सिद्धांत रहा होगा जो इससे अलग था, इसीलिए लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत प्रचलित हुआ। हाँ, निश्चित रूप से राज्य का जो स्वरूप है, वो प्रकृति है, वो दो रूप में अभिव्यक्त की जाती है। एक पुलिस राज्य और दूसरा लोक कल्याणकारी राज्य। पुलिस राज्य जो है वो ये कहता है, या व्यक्तिवाद जो ये है वो ये कहता है कि राज्य को कम से कम काम करना चाहिए और व्यक्ति को उसके क्षेत्र में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। व्यक्ति अपना विकास खुद कर सकता है और जहाँ कहीं भी उसे हर्डल्स आए, परेशानियाँ आए, तो राज्य क्या करे, उन परेशानियों को दूर करने का काम करे, दैट्स ऑल। और राज्य का जो मुख्य काम है वो है आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना, बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करना और देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ये तीन राज्य के कार्य हैं और वो अनिवार्य कार्य है और राज्य को वही करना चाहिए। ऐसा पुलिस राज्य के समर्थक जो विद्वान रहे उनका मानना है। लेकिन उसी के अपोजिट एक प्रतिक्रिया के रूप में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उदय हुआ। और लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ है कि राज्य की जो प्रकृति है वो क्या है, व्यक्ति के ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण के कार्य करने में है और राज्य को हर संभव प्रयास करना चाहिए कि वो व्यक्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। अर्थात राज्य को अनिवार्य कार्यों के साथ साथ ऐच्छिक कार्य करने चाहिए। जहाँ राज्य अनिवार्य और ऐच्छिक कार्य दोनों करता है, हम उसे लोक कल्याणकारी राज्य की श्रेणी में रखते हैं। और लोक कल्याणकारी राज्य जो है वो संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के झूले से लेकर कब्र तक के जितने भी कार्य हैं वो सारे कार्य व्यक्ति के करता है, ताकि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो, उसे अधिक से अधिक अवसर मिले और इन अवसरों का लाभ अधिक से अधिक लोग उठाएं। राज्य को हर वो कार्य करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए जो व्यक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इस अवधारणा को हम लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के नाम से संबोधित करते हैं। इस संबोधन में बहुत सारे विद्वान रहे हैं जिन्होंने अपनी परिभाषा को स्पष्ट किया है, जैसे कि अब्राहम लिंकन है। अब्राहम लिंकन ये कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य वह है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है। यानी इन्होंने कौन सा फैक्टर चुना, इकोनॉमिक या फाइनेंशियली फैक्टर को चुना है। इसी तरह डब्ल्यू कैंट ने ये कहा कि लोक हितकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है। यानी यहाँ उन्होंने समाज व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास किया। अर्थात ये बात स्पष्ट है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का जो एस्पेक्ट है वो आर्थिक भी है, सामाजिक भी है, राजनीतिक भी है, सांस्कृतिक भी है, धार्मिक भी है, आदि आदि। यानी एक बहुआयामी एस्पेक्ट इसका है, ये बात बिल्कुल निश्चित है। इसी में अगर हम आगे चलें तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षण क्या है ना। लक्षण के अंतर्गत वो पहला बताते हैं आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य प्रमुख रूप से आर्थिक सुरक्षा के विचार पर आधारित है। उनके अनुसार जनसाधारण में आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, यानी सभी व्यक्तियों के लिए रोजगार, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी तथा
अधिकतम समानता की स्थापना की जानी चाहिए। जहाँ यह कार्य किए जाते हों राज्य के द्वारा, हम उसे कहते हैं कि यह लोक कल्याणकारी राज्य है। यानी ये आर्थिक एस्पेक्ट को दर्शा रहा है। इसी में दूसरा एस्पेक्ट है राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था। लोक कल्याणकारी राज्य राजनीतिक सुरक्षा की बात भी करता है। इसके अनुसार सभी व्यक्तियों के विवेक पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग हो, इसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं स्थापित की जानी चाहिए। नागरिकों को स्वतंत्रताएं प्रदान की जानी चाहिए। नागरिकों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। उन्हें अपनी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। उन्हें दूसरों के साथ रहने का, अपने व्यवसाय को चुनने का, अपने जीवन साथी चुनने का, अपने मज़हब का पालन करने का की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जहाँ यह सारे लक्षण हमें नज़र आते हैं, हम उसे लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। इसमें तीसरा एस्पेक्ट आता है। देखो, फर्स्ट तो आ गया आर्थिक, दूसरा आ गया राजनीतिक, अब तीसरा है सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत राज्य धर्म, जाति, वर्ण, रंग, संपत्ति के आधार पर उत्पन्न भेदभावों का अंत करेगा, जो सभी व्यक्तियों को समान रूप से समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। इसी में चौथा बिंदु जो है राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि। लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत व्यक्तिवादी सिद्धांत के विपरीत है। ये राज्य को वे सभी जनहित कार्य सौंपता है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट हुए बिना वह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ता बना रहे। यानी ये बात देखो स्पष्ट है कि व्यक्तिवादी जो थे वो क्या करते थे, राज्य को कम कार्य सौंपते थे और व्यक्ति को स्वतंत्र करते थे। लेकिन वो लोक कल्याणकारी राज्य जो है वो क्या कहता है कि व्यक्ति को स्वतंत्र करने की आवश्यकता नहीं है, उसे स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान कर दें और जो भी असमानताएं आ रही हैं वो दूर करने का कार्य राज्य करे, अर्थात राज्य अधिक से अधिक कार्य करे। इसी में देखो अंतिम पॉइंट जो हमारा है वो है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना। लोक कल्याणकारी राज्य विशेष से संबंध रखते हुए मानवता के हितों को मद्देनजर रखता है। वह राष्ट्रीय न होकर अंतर्राष्ट्रीय है। वैज्ञानिक प्रगति, राजनीतिक चेतना के विकास में विश्व के सभी देशों को एक दूसरे के निकट लाने का प्रयास करता है। छोटी सूचना भी क्षण भर में सभी जगह पहुंच जाती है और किसी भी राज्य की छोटी सी गलती भी पूरी मानव सभ्यता को संकट में डाल सकती है। अर्थात नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों यहाँ है। इसीलिए लोक कल्याणकारी राज्य कहता है कि राष्ट्रीयता या राष्ट्र इम्पोर्टेंट है, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की नीति जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। यानी वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार पर भी अपने विदेश नीति को, अपने कार्य को संपादित करता है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषता माने जाते हैं। अब इसी में देखो कि ये हमने इसकी विशेषताएं की। इसके बाद हमारा जो अगला बिंदु आता है वो है लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य। लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य में पहला बिंदु आता है आंतरिक व्यवस्था तथा विदेशी आक्रमणों से नागरिकों की और सीमाओं की रक्षा करना राज्य का कार्य। व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों और राज्य एवं व्यक्ति के संबंधों की व्यवस्था करना। यानी व्यक्तियों के मध्य जो अधिक विवाद उत्पन्न होते हैं उन विवादों को कंट्रोल करना और व्यक्ति और राज्य के मध्य संबंधों को मधुर बनाए रखना राज्य का कार्य है। कृषि, उद्योग तथा व्यापार का नियमन और विकास करना, इस संबंध में कानून बनाना, नीति बनाना, योजनाएं बनाना, उनको कार्यान्वित करना राज्य का कार्य है। आर्थिक सुरक्षा संबंधी कार्य यानी देश में विद्यमान जो आर्थिक संसाधन हैं उनका समान वितरण हो, जहां
जहाँ अशक्त लोग हों, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हों, उन्हें विशेष आर्थिक सहायताएं प्रदान करके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, उनमें आर्थिक असमानताओं को कम करने का प्रयास लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा किया जाता है। जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के ऋण तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। सार्वजनिक सुविधाओं जैसे पुस्तकालय है, परिवहन व्यवस्था है, सराय है, खेल मैदान है, इन आदि का निर्माण करता है। समाज सुधार संबंधी कार्य, यानी जहाँ भी मानव में जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर कहीं भेदभाव है, उनको मिटाने का प्रयास करता है। समाज में जो विसंगतियाँ उनको दूर करने का प्रयास करता है। अपनी जनता के लिए मनोरंजन की व्यवस्थाएं करता है, नागरिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था करता है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के कार्य लगातार करता है। इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि लोक कल्याणकारी राज्य है वो देश की आंतरिक व्यवस्था से लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था तक के समस्त कार्यों का संपादन करता है। इसी के साथ मैं आज की क्लास यहाँ समाप्त करती हूँ और इसी क्लास में लोक कल्याणकारी राज्य का मूल्यांकन क्या है, इसको हम भाग 2 के रूप में अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।